नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। इस साल राजस्थान में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और सियासी हलचल इसी को लेकर लगातार तेज होती चली जा रही है। बड़े नेताओं के दौरे भी तेज हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी बीच कल भरतपुर आ रहे हैं। अमित शाह बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन में शिरकत करेंगे। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में मरुधरा में अब राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी मिशन राजस्थान में जुट गई है। दरअसल बीजेपी पूर्वी राजस्थान की पिछली हार को जीत में बदलने की रणनीति बना रही है और इसी में लगी है। और अमित शाह पूर्वी राजस्थान को साधने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे। क्या मंत्र देंगे? सवाल उठता है कि पूरी राजस्थान में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, ऐसे में बीजेपी कैसे इस इलाके में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और बीजेपी के पास वो कौन सा फॉर्मूला है जो वो अपनाएगी जिससे चुनाव में कामयाबी मिले? क्योंकि 2018 चुनाव की, पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में खराब प्रदर्शन से बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी और कांग्रेस को सत्ता मिली थी। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट को। बीजेपी का मिशन राजस्थान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल भरतपुर दौरा। राजस्थान के प्रवेश द्वार से फूंकेंगे चुनाव का बिगुल। पूर्वी राजस्थान को साधने की कोशिश। बूथ कमेटी के हमारे अध्यक्ष और हमारे कार्यकर्ता जो एक सिद्धांत के साथ जुड़े हैं, उनसे चर्चा करने के लिए हमारे देश के गृह मंत्री और पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। तो पूरे राजस्थान के और भरतपुर संभाग के कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार हुआ है, जोश और उत्साह देखने को बन रहा है। 23 की जंग के लिए पूरब पर बीजेपी का विशेष ध्यान। पार्टी के बूथों के सब प्रमुख कार्यकर्ता उसमें शामिल होंगे और मुझे लगता है कि जो पार्टी के मिशन 2023 की मुहिम है उसको और ज्यादा ताकत मिलेगी। पूरब से खिलेगा कमल। तो पूरब से सूरज उगता है, लेकिन बीजेपी की सूरज जो जीत का है वो कमल क्या खिलाएगा? राजस्थान के पूरब के रास्ते से होते हुए खिलाएगा? ये आज प्राइम डिबेट का बड़ा सवाल है। और बीजेपी के इतर, अगर कांग्रेस की बात करें तो वो किस तरह से इस दौरे को देखती है और कांग्रेस की क्या तैयारी है यहां पूरब के इन जिलों को या भरतपुर के संभाग को सहेज कर रखने की? 4 सवाल पहले देख लेते हैं जो इस महत्वपूर्ण डिबेट में हम उठाएंगे। पहला सवाल यह कि पूर्वी राजस्थान बीजेपी का विशेष ध्यान है क्या? जी हां, पहले सवाल के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शुरुआत और आगाज जिस तरीके से हो रहा है पूर्वी राजस्थान से, कितना अहम है और क्या तैयारी है? दूसरे सवाल की बात करते हैं, बीजेपी को पूर्वी राजस्थान साधने में क्या कामयाबी मिलेगी? जी हां, क्या कामयाबी हासिल हो पाएगी बीजेपी को पूर्वी राजस्थान में जीत हासिल करने में? क्योंकि यहां पर एक मंत्र दिया जाएगा कार्यकर्ताओं को, बूथ कार्यकर्ताओं को, और क्या वो मंत्र आगे जनता तक जाएगा? तीसरा सवाल, कांग्रेस मजबूत है तो फिर पूरब से कमल कैसे खिलेगा? तीसरे सवाल की बात भी है, और कैसे कांग्रेस अपने इस मजबूत गढ़ को बचाए रखेगी, सहेज कर रखेगी? चौथे सवाल की बात करते हैं, कांग्रेस मजबूत है तो कौन सा मंत्र चलेगा यहां पर? जी हां, दोनों के मंत्र की बात होगी, दोनों की ही बात होगी। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए एक एक करके उनका हम आपसे परिचय कराते हैं। मुकेश पारिक साहब, बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत मुकेश जी। हमारे साथ राजेंद्र आर्य साहब है कांग्रेस से, कांग्रेस की तरफ से आप अपनी बात रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत राजेंद्र जी। और वरिष्ठ पत्रकार का नजरिया एसपी मित्तल साहब से जानेंगे, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और शुरुआत मुकेश पारिक साहब आपसे करते हैं। राजस्थान में यह कहा जाता है कि अगर जयपुर में जीत का झंडा फहराना है तो फिर मेवाड़ को जीतना होगा, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो प्रवेश द्वार कहा जाता है पूर्वी राजस्थान को, और दिल्ली से अगर जयपुर में सरकार बनानी है चल के भरतपुर संभाग से होते हुए गुजरना पड़ेगा। तो यह बताएं कि कितना महत्वपूर्ण है और ऐसा क्या जादू करेंगे जो 2018 में नहीं हो पाया था? देखिए, कोई हिस्सों में बांटना कोई इसमें वो नहीं है। हमारे लिए संपूर्ण राजस्थान ही महत्वपूर्ण है और राजस्थान के प्रत्येक कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता कार्य कर रहा है। तो चाहे पूर्वी राजस्थान हो, चाहे पश्चिमी, उत्तर, दक्षिण, सब दिशाओं में
और हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। उसी के अंतर्गत ये बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन भरतपुर में आयोजित किया गया है, जिसमें अमित शाह जी उसमें रहेंगे और हमारे जो वहाँ 4003 बूथ हैं जो भरतपुर के, उसमें लगभग 25,000 कार्यकर्ता, यानी एक बूथ से लगभग 5 हमारे बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, संयोजक और कुल मिला के एक बूथ से लगभग 5 कार्यकर्ता उसमें रहेंगे और वो 25,000 का हमारे कार्यकर्ताओं का ये सम्मेलन होगा, जिसमें बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन है। साथ ही साथ हमारे पूरे देश में सभी सांसदों को, चाहे प्रधानमंत्री जी से लेके चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, राज्य मंत्री हो, सांसद हो, उन सभी का एक सांसद प्रवास का कार्यक्रम भी चल रहा है। अमित शाह जी का उसमें सांसद प्रवास का कार्यक्रम भी वो रहेगा। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी का ये चुनावी वर्ष है, ये एक अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कार्य है और बूथ से लेके और पूरे ऊपर तक प्रदेश तक जो संपूर्ण कार्य है संगठन का, वो लगातार चलता रहता है। मुकेश पारीक जी, लेकिन 2018 में क्या हो गया था? भरतपुर संभाग की अगर बात कर ले, पूरी राजस्थान की तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन 19 सीटों में से आपको अब अगर एक सीट जो धौलपुर की थी उसको छोड़ ही दीजिए, कितनी मिल पाई थी आपको सीटें? देखिए, यह उसका जादू नहीं चल पाया वहां पर आपकी पार्टी का, आपके कार्यकर्ताओं का। देखिए, ये जब हम चुनाव का विश्लेषण करते हैं, चुनाव के परिणामों का विश्लेषण करते हैं, तो पार्टी स्तर पर होता है कि क्या कारण रहा, क्या नहीं कारण रहा। अरे 5 साल हो चुके हैं चुनाव में, विश्लेषण तो कर लिया होगा ना भविष्य में। अब तो 4.5 साल हो गए चुनाव हुए, विश्लेषण नहीं हुआ क्या? कोई सा भी किस्सा हो, चाहे वो पूर्वी राजस्थान हो, चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, या कोई से भी दिशा का राजस्थान हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ आज बूथ स्तर पर कार्य कर रहा है। साथ ही साथ जिस प्रकार से आपने देखा होगा, पिछले 4.25 साल से अधिक समय हो गया जो एक कांग्रेस की सरकार जो शासन में है, उसका कार्यकाल भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और एक अच्छे मार्जिन के साथ भारतीय राजेंद्र नारायण जी के पास जाऊं, चूंकि अब आप राजस्थान सरकार की बात कर रहे हैं कि किसी से छुपा नहीं हुआ है, मैं जरा जानना चाहता हूं, जरा आप भी बता दीजिए कि 25 सांसदों ने राजस्थान के इस पूर्वी क्षेत्र को, भरतपुर संभाग को पिछले इन 2019 के बाद क्या कुछ दिया है? अगर ये बात करेंगे तो जिस प्रकार से राजस्थान सहित पूरे देश का जो चहुमुखी विकास हुआ है, अब आप अगर एक एक हिस्से से कोई बात करना चाहते हैं तो आपको हमारे सभी योजनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब कुछ ऐसा ठोस जो यहाँ की धरती को, यहाँ के लोगों को मिला हो। देखिए, योजनाएं ठीक है, सबका साथ सबका विश्वास, बिल्कुल अच्छी बात है, सभी के लिए योजनाएं बनती हैं। योजनाओं से इतर अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसी चीज जो यहां खास तौर पर पूर्वी राजस्थान के लोगों को इन 25 सांसदों की तरफ से, बीजेपी की एनडीए सरकार की तरफ से मिला हो। चूंकि ये सवाल इसलिए है ना सर, जो कार्यकर्ता जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं उसको बताना पड़ता है, उसको कन्विंस करना पड़ता है वोटर को। ये मेरे से बेहतर आप जानते समझते हैं कि भाई हमारी केंद्र सरकार ने क्या कुछ किया है। आप खाली इसी पर नहीं रह सकते कि ये मौजूदा सरकार ने क्या कुछ काम नहीं किए हैं, आपको यह भी बताना पड़ेगा कि अगर 25 सांसद 2 बार लगातार जितवाए हैं आपके, तो फिर आपने क्या कुछ किया। फील्ड में हमारे सांसद बता भी रहे और हमारे सभी सांसदों ने जो अपना कार्यकाल रहा है उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, जनता के सामने पेश किया, उन्होंने क्या क्या किया है सबको एक बुकलेट के रूप में भी जारी किया है। तो आप इस बात की चिंता नहीं, बुकलेट तो आपको याद नहीं होगी, लेकिन 2-3 बातें तो याद होंगी ना। और आज बुकलेट की सारी बातें तो याद नहीं होंगी आपको, 2-3 बातें तो याद होंगी। अभी तो हमें अब सुनेंगे नहीं मेरा सवाल, आप अब मेरा सवाल सुनेंगे नहीं, आपको आवाज नहीं आ रही होगी, आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, आपको ये सवाल सूट नहीं कर रहा है। राजेंद्र आर्य साहब, मुझे बताएं कि लगातार पिछले 5-6 महीनों की बात करें तो मुख्यमंत्री भी यहां पर 4-5 दौरे कर चुके हैं भरतपुर में। कितना महत्वपूर्ण ये भरतपुर संभाग और पूर्वी राजस्थान हो जाता है, और कल का जो दौरा गृह मंत्री अमित शाह का हो रहा है उसको किस नजरिए से देखते हैं? एक चीज और जोड़ देता हूं सर, योजनाओं की बात आप लगातार कर रहे हैं कि क्या कुछ राजस्थान की सरकार में बजटों के दौरान हुआ है। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा भी जादू से पैसा आ रहा है, अगर कोई कह रहा है कि कैसे आ रहा है, लेकिन वोट सर जादू से नहीं आते हैं। देखिए रविंद्र जी, जहां तक विकास की बात है तो विकास के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने, और शुरू से 1947 से जब देश आजाद हुआ तब से लेकर लगातार हमने विकास की गंगा बहाई है पूरे देश में और प्रदेशों में। तो ये निश्चित रूप से, और मैं आपके चैनल पे जैसा पता चला कि
मतलब देश के गृह मंत्री राजस्थान आ रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को क्या संकल्प दिला के जाएंगे, क्या झूठ का संकल्प दिला के जाएंगे, क्योंकि वास्तव में इन्होंने कोई वादा तो पूरा किया नहीं। और जहां तक राजस्थान की बात है तो राजस्थान का ये जो पूर्वी राजस्थान है, उस राजस्थान की एक बहुत बड़ी मांग थी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। और आपने इनसे जब सवाल पूछा तो इनसे कुछ जवाब देते नहीं बना। मैं फिर बोल रहा हूं आपको कि 2014 में भी 25 सांसद भाजपा के जीते थे और 2019 में भी जीते, तो प्रधानमंत्री को अपने पूरे रिपोर्ट कार्ड देने पड़ेंगे और 25 सांसद भी अपना रिपोर्ट कार्ड दें, इनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। इन्होंने पूरे के पूरे, चाहे राजस्थान के अंदर कोई भी ऐसी योजना नहीं लेके आए, चाहे हमारे रेल परियोजनाओं की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे जल जीवन मिशन के अंदर 90-10 अनुपात करने की बात हो, चाहे हमारी पुरानी लंबित परियोजनाएं थी, उनके अलावा बाकी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में मजेदार बात प्रतिवर्ष देने की बात, ये भी मजेदार बात है। मैं बात करता हूं कि बीजेपी से बात करता हूं, भाई केंद्र सरकार क्या कुछ लेके आई, आपके सांसद क्या लेके आए, वो आपकी कमियां निकालते हैं। मैं कांग्रेस से बात कर रहा हूं, भाई आपको कैसे जादू से वोट मिलेंगे, आप उनकी कमियां बता रहे हो, अपनी तो मजबूती बताइए। नहीं, मैं कमियां नहीं बता रहा हूं, मैं कमियां नहीं बता रहा हूं रविंद्र जी। मैं देखिए अपन बात करते हैं आंकड़ों के ऊपर। मैं आपके सामने मेरी सरकार के आंकड़े रखता हूं और ये अपने इनकी केंद्र में सरकार है तो अपने केंद्र के सरकार के आंकड़े रख दे। तो हम तो यही पूछ रहे हैं ना कि भाई 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा हुआ था, 9 साल हो गए, 18 करोड़ रोजगार कहां है? किसानों की आय दुगनी हुई नहीं अभी तक। 2022 तक आपने कहा था सभी को घर दे देंगे, 2022 फरवरी तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था। डॉलर को रुपए को डॉलर की तुलना में मजबूत करने की बात थी, काला धन वापस लाने की बात हुई थी, 15-15 लाख रुपए डालने की था, नमामि गंगा को स्वच्छ करने की बात थी। भ्रष्टाचार हो गया, 20,000 करोड़ रुपए हजम कर गए और अभी तक गंगा साफ नहीं हुई। तो आप बात कीजिए ना कि कहां पर ये अपने वादे पे खरे उतरे। तो ये संकल्प अपने कार्यकर्ताओं को क्या दिलाएंगे कि झूठ बोलो और ध्रुवीकरण की राजनीति करो या धर्म की राजनीति करो या जाति की राजनीति करो? तो क्या यही एजेंडा है क्या इनका? आप जवाब लेता हूं मुकेश जी, क्या ये एजेंडा है? ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर विकास के एजेंडा पे मुकेश जी जो बता रहे हैं कि क्या मंत्र दिया जाएगा, ये यहाँ पे लीक कर दिया इस मंत्र को, तैयार है ना? ऐसा है क्या? किसी भी सांसद को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला के देख लीजिए। मुकेश जी एक जवाब ले लीजिए, फिर मैं एसपी मित्तल साहब से लूंगा उनका नजरिया। मुकेश जी जवाब दीजिए, जो बड़ा आरोप लगाया है कि भाई क्या मंत्र देंगे, वो यहाँ पर बता रहे हैं अपने हिसाब से। कांग्रेस जब अपने चश्मे से देखती है तो उसको कोई विकास नजर नहीं आएगा। आज दिल्ली से जयपुर पहुंचने के लिए मात्र 2.5 घंटे में लोग जयपुर आपका चश्मा नहीं होता, चश्मा होता है विकास का। पूर्वी राजस्थान को आपने दिया क्या है? पूरी राजस्थान को आप कुछ दे नहीं पाए। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना की बात हुई थी, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, ईआरसीपी का वादा प्रधानमंत्री ने 2 बार किया था, प्रधानमंत्री ने वो वादा निभाया कि नहीं निभाया? हमने किसानों को सम्मान दिया है, हमने किसानों की आय बढ़ाई है। कौन से किसानों को सम्मान दिया? आपने 750 किसानों की हत्या कर दी, 750 किसानों की हत्या की आपने। आपके ऊपर 750 किसानों की हत्या के हाथ रंगे हुए, उनके खून से हाथ रंगे हुए। आपको किसानों से क्या किया? आपको मैं बताता हूँ क्या किया, तो बताओ तो सही ना। आपने क्या किया? महंगाई, आपने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम की क्या? आपने महंगाई कम की क्या? वो अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आए क्या? आप बताइए ना, अच्छे दिन आए या नहीं आए? एक मिनट राजेंद्र जी और मुकेश जी, आप दोनों से मेरी गुजारिश है, प्लीज अब शांत हो जाइए। राजेंद्र जी और मुकेश जी प्लीज एक मिनट, मुकेश जी एक मिनट, मुकेश जी एक मिनट, बता दीजिए। अरे मुकेश जी एक मिनट, अरे भाई और भी मेहमान है ना, उनसे ही बात कर लूँ ना। मुकेश जी प्लीज 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 एक मिनट। राजेंद्र जी पानी पी रहे हैं, आप भी पानी पी लीजिए थोड़ा सा। मुकेश जी सिर्फ इतना सा बता दीजिए, अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आए या नहीं आए? आपके नेताओं के अच्छे दिन आगे, भ्रष्टाचार में आप लोग आकंठ डूबे हुए हैं, आपके अच्छे दिन आगे, आपके पूंजीपति मुकेश जी ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। एक मिनट मुकेश जी और राजेंद्र जी, मेरी दोनों से गुजारिश है, प्लीज एक मिनट चुप हो जाइए। राजेंद्र जी मेरा सवाल आपसे, आपने यहाँ पर किसानों की आत्महत्या की बात की है, एक मिनट जरा सुनिए सर, सुनिए एक मिनट। राजेंद्र जी आपको पता नहीं जानकारी मिली हो नहीं मिली हो, न्यूज 18 राजस्थान देख लीजिएगा, लगातार चला रहे हैं हम इस खबर को। अब नहीं होगा तो प्रोग्राम के बाद आपको मैं लिंक भेज दूंगा। दौसा जिले के नांदरी गांव में सर एक किसान ने आज आत्महत्या का प्रयास किया है। जी प्रयास, अरे एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए ना भाई। अरे तो अरे नहीं, अब अगर आप पत्थर फेंकेंगे दूसरी तरफ,
तो उसके निशान अपने ऊपर भी पड़ेंगे। जरा आप देखिए कि 750 किसानों की शहादत का जिम्मेदार कौन है, बताइए। नहीं उसकी आप पिछली बताइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए एसपी मित्तल साहब को इन करते हैं और उनसे सवाल करते हैं। एसपी मित्तल साहब, चूंकि चर्चा गर्मा गर्म हो रही है, मैं जरा एक ठोस आंकड़ों के आधार पर आपसे समझना चाहूंगा। एक मिनट, दोनों शांत हो जाइए जरा। राजेंद्र जी से बात, एक मिनट राजेंद्र जी, मुकेश जी, सर मेरा सवाल यह है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपसे जानना चाहूंगा, पूर्वी राजस्थान की 39 सीटें 2018 में 4 सीटें बीजेपी को मिली थी और 28 सीटें कांग्रेस को मिली थी। अगर थोड़ा और इसको हम माइक्रो लेवल पर देखते हैं, भरतपुर संभाग में 3 जिलों में जो 17 सीटें थी, उसमें 19 सीटों में 13 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिली थी, बीजेपी को 1 सीट, फिर मैं कहूंगा धौलपुर का अगर जिक्र करूं तो वो तो सीट है ही नहीं। कितना महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान पड़ता है, क्योंकि 2013 में बीजेपी ने यहां जीत का परचम लहराया और फिर उसके बाद उनकी सरकार बनी। 2018 में बीजेपी की बाजी पलटी और कांग्रेस ने वहां पर अपनी जीत का परचम लहराते हुए सरकार बनाया। थोड़ा विश्लेषण कीजिए एसपी मित्तल साहब, और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमित शाह विजिट, उनके दौरे के मद्देनजर। अमित शाह एसपी सर मुकेश जी हो गया ना एसपी मित्तल, अरे मानना है सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को इस बात आए हैं, अमित शाह जी जोधपुर भी आए हैं। मुकेश पारिक जी, अरे आपसे सवाल नहीं है भैया, आप मुकेश जी जरा पारिक जी सुनिए, आप सुनिए, बोलिए मित्तल साहब। रविंदर जी, मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि 2018 के अंदर जो भरतपुर संभाग है उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर रही है। आपने खुद अभी आंकड़े दिए कि बहुत कम वहां से उनके विधायक चुने गए। जो अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कांग्रेस बराबर इस मुद्दे को उठा रही है, वो है ईआरसीपी का मुद्दा। अभी आपके इस आंकड़ों में बताया गया है कि जो ईआरसीपी के प्रभावित 13 जिले हैं, उन 13 जिले में से 7 जिले भरतपुर संभाग के हैं जो इस ईआरसीपी से प्रभावित होंगे। तो मेरा यह मानना है कि जब मुख्यमंत्री की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम ईआरसीपी को चुनावी मुद्दा बनाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो इस मुद्दे को कैसे मुकाबला। मैं एक चीज जोड़ देता हूं मित्तल साहब, इसमें बीजेपी कह रही है ना हमारी सरकार बनेगी, बनवा दीजिए हमारी सरकार, ईआरसीपी हम ले आएंगे, कह रहे हैं ना बीजेपी वाले, सरकार बना दीजिए हम ले आएंगे। बोलिए मित्तल साहब। नहीं, जहां तक अमित शाह जी के दौरे का सवाल है, तो अमित शाह जी ने जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है, इससे पहले भी क्या नाम से राजस्थान में संवाद किया है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की भरतपुर संभाग में स्थिति कमजोर है, इसलिए 25,000 क्या नाम से जो बूथ के कार्यकर्ता है, जिसमें अध्यक्ष भी है और दूसरे लोग भी हैं, उनका एक महासंकल्प क्या नाम से सम्मेलन करने जा रहा है। हम अभी देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कि जो संगठन की जो लगाम है, विधानसभा चुनाव और उसके बाद में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से अमित शाह ने और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, उन्होंने संभाल रखी है। इसी प्रकार जो सरकार की योजनाएं हैं, उनके कमान आप देखिए बराबर जो है प्रधानमंत्री ने खुद ने संभाल रखी है। 27 जनवरी इस साल 27 जनवरी को आपने देखा मालासेरा में देवनारायण जी भगवान के यहाँ जो उनका जयंती का कार्यक्रम था, बड़े पैमाने पे किया गया। उसके बाद क्या नाम से फरवरी में जो हाईवे था 200 वाला, उसमें प्रधानमंत्री खुद आए, और अभी 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने वर्चुअली वंदे भारत ट्रेन के नाम से ट्रेन का किया है। तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी अपनी रणनीति है, उसका अपना एक अभियान चलता है जिसके तहत वो क्या नाम से चुनाव की रणनीति तैयार करते हैं। अब आज मुख्यमंत्री जी ने बहुत जोरदार बात की, इसमें कोई दो राय नहीं, कि जितनी भी जो योजनाएं जारी थी उसमें सवाल उठ रहा था कि पैसा कहां से आएगा। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि पैसा भाजपा से आएगा। एक चीज मुझे बताएं सर, अगर पिछले 25 सालों से ट्रेंड अगर राजस्थान का हम देखते हैं, तो भाई एक बार कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस। उस लिहाज से अगर पिछले 2 बार का 2013 और 18 का यहाँ पूर्वी राजस्थान का अगर ट्रेंड देखें, तो उस लिहाज से यहां पर वोटर ने 2013 में बीजेपी पर विश्वास जताया, उसके बाद 2018 में कांग्रेस पर विश्वास जताया। क्या वोटर का मूड क्या है? क्योंकि किसी का भी आकलन पर भारी जो जमीन पर जो वोटर वोट डालने के लिए जाता है वो होता है। यहां पर वोटर का क्या मूड है, किस हिसाब से, किस लिहाज से यहां पर ये वोट देते हैं? क्योंकि ट्रेंड एकदम से बदल जाता है यहां पर। नहीं रविंद्र जी, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब चुनाव होता है और जब मतदान होता है तो उसमें कई फैक्टर काम करते हैं। आपके उम्मीदवार का चेहरा काम करता है,
आपका जो जातिगत समीकरण है वो आपका काम करता है, और वो जो वहां के क्षेत्र की जो स्थिति है वो वहां काम करती है। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण मैंने कहा कि वो जातिगत समीकरण बहुत काम करते हैं कि आपने इस जाति के उम्मीदवार को खड़ा किया है। विकास के काम जब हम देखते हैं कि जब मतदान की तिथि आती है वो अपनी जगह रह जाते हैं, और जब जाति का जब क्या नाम से चलता है तो उसके प्रभावित चुनाव बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और जो राजस्थान में आपने 5-5 साल का ट्रेन की जो बात कही है वो स्वाभाविक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार ये ट्रेन क्या नाम से इस तरह का हो। यदि भारतीय जनता पार्टी ये मुगालते में रहे कि क्या नाम से इस बार जो है वो हमारी बारी है और हम चुनाव जीत जाएंगे, तो मुझे लगता है कि राजेंद्र आर्य जी, राजनीति का सिर्फ बीजेपी का नहीं, राजनीति का चाणक्य राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं अमित शाह जी, और उस लिहाज से उनका यहाँ भरतपुर में आना और अपने बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करना, पूरी रणनीति का जायजा लेना, कोई बेचैनी तो नहीं है कांग्रेस में? भी बेचैनी नहीं है। चाहे इस चुनाव की कमान प्रधानमंत्री संभाले, नरेंद्र मोदी जी संभाले, चाहे इनके गृह मंत्री अमित शाह जी संभाले, इनको आप राजनीति का चाणक्य कहे चाहे कुछ भी कहे, लेकिन 2 कार्यकाल से लगातार दूसरा कार्यकाल है केंद्र की सरकार में। ये अपने चेहरे को लेके अब कितने दिन तक घूमेंगे? लोकल लीडरशिप इनकी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, आपस में इतनी तरीके से इनकी लड़ाइयां हैं, लेकिन ये इनका अंदरूनी मामला हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री का या गृह मंत्री का चेहरा लेके अंदरूनी मामले से तो मतलब होगा ना आपको? अपने अंदरूनी मामले से तो मतलब होगा। प्रधानमंत्री सुनिए अपने अंदरूनी मामले से मतलब है कि नहीं है? बस ठीक है, इतना बोल दीजिए, बाकी मजबूरी समझते हूँ। कह रहा हूं ना, नहीं हमारे आप चिंता छोड़िए। देखिए रविंदर जी, मैं जो बात कह रहा हूं ना कि प्रधानमंत्री जी हो चाहे गृह मंत्री जी हो, उनको 2014 और 2019 में जो जनता से वादे किए थे, 140 करोड़ जनता से वादे किए थे, उन वादों के ऊपर उनका आकलन होगा। वो एक बार झूठ बोल सकते हैं, 2 बार बोल सकते हैं। लास्ट कमेंट मुकेश पारिक जी आपसे ये बताएं, बिल्कुल आप छोड़ दीजिए कांग्रेस के घर में क्या चल रहा है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व आकर अपनी बात रखेगा, मंत्र देगा, लेकिन लड़ाई तो यहां पर जो मौजूद पार्टी के नेता हैं राजस्थान से जुड़े हुए, उन्हीं को लड़नी है, और उनके बीच क्या चल रहा है आप भले ही स्वीकार न करें तो सभी जान रहे हैं, वो फिर कहीं भारी ना पड़ जाए। नहीं, राजस्थान में देखिए पहला कुछ भी नहीं चल रहा है। आज आप सबको पता है कि कांग्रेस में किस प्रकार उनकी बात कीजिए ना, आप बता दीजिए। सचिन पायलट ने मौन धारण करके धरना दिया था, तो वो सब कोई छुपा हुआ नहीं है। और आज इस कांग्रेस सरकार ने राजस्थान घूम रहे हैं, हाईकोर्ट के अंदर जमानत लेते घूम रहे हैं, जवाब भी लगातार चलता है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए। वो तो पूरी की तरीके जी, मैं धन्यवाद दे रहा हूं। और जरा सुनिएगा, आज जो सवाल हमने इस डिबेट का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखा था, प्राइम डिबेट का प्राइम सवाल, अमित शाह के भरतपुर दौरे से बीजेपी को पूर्वी राजस्थान में फायदा मिलेगा? थोड़ा भी बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। हाँ 55% कह रहे हैं और ना जो है वो 45% कह रहे हैं। तो बड़ी कांटे की यहां पर टक्कर अगर इस पूर्वी राजस्थान की लड़ाई को देखें या भरतपुर संभाग को देखें, यहां पर होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ प्राइम डिबेट में जुड़े, और बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल आज की प्राइम डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।